नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रचार में नहीं इस्तेमाल होगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तस्वीर। चुनाव आयोग की हिदायत। धर्म और जाति के नाम पर वोट न मांगने की भी चेतावनी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका समेत 40 कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश में संभालेंगे प्रचार की कमान। समाजवादी पार्टी की सूची से शिवपाल यादव का नाम नहीं। बीएसपी ने भी जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। यूपी में बीजेपी की तीसरी सूची जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीएसपी से आए 3 बड़े नेताओं को टिकट। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया 5 और नामों का ऐलान। लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अपर्णा यादव का काम के दम पर जीत का दावा। कहा, एकजुट है समाजवादी परिवार। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से परहेज करें। आयोग ने कहा कि यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बराबर है। साथ ही आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश की भी याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि ऐसी अपील भ्रष्ट आचरण के बराबर है। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष पदाधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने पार्टियों से अदालत के फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने एक अन्य पत्र में चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि निचले स्तर के निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाए और चुनाव के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का फोटो चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति सचिवालय ने आयोग से कहा था कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। सचिवालय ने आयोग से इस मामले में उपयुक्त निर्देश जारी करने को कहा था। आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव प्रचार में राज्यों के राज्यपाल के फोटो भी शामिल नहीं किए जाएं। पिछले हफ्ते कांग्रेस की लुधियाना इकाई ने अपने चुनावी होर्डिंग में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया था। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। ज्यादातर छठे और 7वें दौर के उम्मीदवारों की सूची में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से, आरके चौधरी को मोहनलालगंज से और दारा सिंह चौहान को मधुबन से टिकट दिया गया है। इनके अलावा सूर्य प्रताप शाही को पथरदेवा से, रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव को फूलपुर पवई सीट से और पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर को कैंपियरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 149 लोगों के नाम थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 155 नाम थे। राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश में छठी सूची जारी कर दी है। इसमें लखनऊ पूर्व, अलीगढ़, बरेली सिटी, बरेली कैंट, सहारनपुर जैसी सीटें शामिल हैं। लव कुमार बंसल को अलीगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि इख्तियारुद्दीन को बरेली और अतुल सक्सेना को बरेली कैंट से उम्मीदवारी मिली है। आरएलडी अभी तक 109 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने के बाद आरएलडी ने जेडीयू और दूसरे छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। 2012 के चुनाव में आरएलडी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 9 पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कल जारी की गई सूची में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल है। इनके अलावा राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कल जारी कर दी। इसमें मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, डिंपल यादव
और रामगोपाल यादव समेत पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं का नाम शामिल है, लेकिन इस सूची में शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं है। रामगोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को भेजी गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान और नरेश अग्रवाल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट कल जारी कर दी। बीएसपी की लिस्ट में पार्टी प्रमुख मायावती के अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सतीशन मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ का नाम शामिल है। खास बात यह है कि बीएसपी की यह लिस्ट 19 फरवरी को होने वाले तीसरे दौर के विधानसभा चुनाव के लिए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखीमपुर में 3 रैलियां करेंगे। इस दौरान वो धौरहरा, निघासन, कस्ता विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले मंगलवार को सुल्तानपुर में रैली के दौरान अखिलेश यादव ने एसपी कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद जताई। मैं आपके बीच में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूँ। सुल्तानपुर में आयोजित रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आगे बढ़ाने का काम करें। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की होगी। मुझे नहीं पता कि हमें कौन हमारा विरोधी पार्टी का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो समीकरण अभी है उत्तर प्रदेश में, जनता ने मन बनाया है और खासकर आपने मन बना लिया है। अगर कोई जीतेगा यहां से तो साइकिल वाला जीत करके जाएगा। ये मन बनाया हुआ है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने प्रदेश के हित में सारी लड़ाई लड़ी है। बीजेपी पर झूठे वादे करने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने तमाम चुनावी वादे पूरे करेगी। अभी 2014 के चुनाव में एक ऐसी पार्टी को जिता दिया जिसने कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे। हम सुल्तानपुर के लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अच्छे दिन कहां हैं? कोई हमें बता दे, दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ, कोई जानता हो अच्छे दिन कहां हैं? पार्टी और परिवार के विवादों को निपटाने के चलते अखिलेश यादव अभी तक चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पाए थे। मुख्यमंत्री बुधवार को लखीमपुर में चुनावी रैली करेंगे। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और लखनऊ कैंट सीट से उम्मीदवार अपर्णा यादव ने अपनी सीट के साथ साथ राज्य में गठबंधन की जीत का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरा परिवार एकजुट है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने साफ किया कि परिवार के सभी लोगों का आशीर्वाद उन्हें हासिल है और वो परिवार के दम पर नहीं बल्कि पार्टी और अपने काम के दम पर जीत हासिल करेंगी। हमारे साथ अपर्णा यादव हैं, लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। अपर्णा जी, ये बताएं, यहाँ पर एक सिटिंग एमएलए है, काफी पिछली बार जीती हुई है, रीता बहुगुणा जोशी। कितना मुश्किल मानती है मुकाबला उनसे आप? ये मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है। हर चीज जब पहले आदमी करने चलता है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस। दोनों बातें हैं कि एक आदमी का हार्ड वर्क होता है और एक आदमी का लगे रहना होता है। तो जब से मेरे फादर इन लॉ ने, माननीय नेताजी ने मेरा नाम डिक्लेयर किया है, तब से लेकर आप सबसे पूछ सकते हैं कि मैंने कितना यहाँ पर काम करा है बिना विधायक बने। और मैं आपको एक बात बहुत खास बताऊंगी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कि यहाँ पर हमारे जो भैया हैं उन्होंने मेट्रो का प्रोजेक्ट सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले जो आप एक समझ सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो मेट्रो का स्टेशन बना है सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, वो यहीं लखनऊ का है, श्रृंगार नगर का है। 175 कैंट विधानसभा का बहुत आशीर्वाद है, बहुत स्नेह है और मुझे लगता है आशीर्वाद हमें नजर आएगा कि अब वो आपके लिए प्रचार करने भी आएंगे। वो पहले भी आए जब वो मेट्रो का काम भी हुआ तो उन्होंने, आप सभी ने देखा, इट वॉज वाइडली कवर्ड बाय द प्रेस। तो ऐसा कुछ था नहीं, बीच में एक संशय की स्थिति थी, मगर वो कभी ना कभी जब बड़े होते हैं आपस में, फैमिलीज में ऐसा हो जाता है कभी कभी। बट नाउ देयर इज नथिंग, पार्टी एक है, सिंबल एक है, भैया का नेतृत्व है, सब अच्छा है। जब अब अलायंस हो गया है यहाँ पर आपका कांग्रेस के साथ, तो आपको क्या लगता है कि एज है आपके पास? एज देखिए हमेशा से अपर्णा यादव के पास था, क्योंकि उनपे बड़ों का आशीर्वाद था। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आरोप लगते हैं, जैसे परिवारवाद के लग रहे हैं, जैसे आप मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा सदस्यों वाली होंगे, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? अरे
देखिए, अब परिवारवाद का जो हम ही पे क्यों लगता है, अब तो सारे लोगों के, अन्य दलों के लगने लगे। सारे लोगों के पोते, भाई, भतीजे, जो है बच्चे, सबके परिवार में आने लगे। जब सब सारा विवाद चल रहा था तो कई लोगों की कई बातें सामने आई, तो क्या कोई आपकी महत्वाकांक्षा की बातें सामने आई कि क्या आप अखिलेश के मुकाबले जो है वो खड़े होना चाहती हैं? तो इस पे कोई स्थिति साफ कीजिए आप। देखिए, बात होती है तो बात बनती है कभी, मगर हमने हमेशा कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ, शुरुआत से लेके आखिर तक मैं यही कह रही हूँ, हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद है। जो आदमी इस तरीके की सोच का हो तो आप उसे इस तरह से नहीं कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे बड़े हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, युवा दिलों के बहुत हृदय के सम्राट है, और हमारे बड़े भाई होने के नाते उन पे हमारा पूरा जो है इस्तकबाल है, पूरा हमारे ऊपर आशीर्वाद है। वो जितने कार्य करे हैं उनके प्रशंसनीय है। बस आखिरी चीज अब पूछना है कि ये सीट कभी नहीं जीती समाजवादी पार्टी ने। इस बार जीतूंगी मैं। धन्यवाद अपर्णा जी, राजसभा से बात करने के लिए। ये थी अपर्णा यादव, जो कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं, और उनको लगता है कि इस कैंट सीट में उन्होंने पिछले 8-10 महीनों में जो काम किया है उससे कहीं न कहीं उनकी जीत जरूर होगी। लखनऊ की कैंट सीट से सरोज कुमार दास के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार के 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं देने पर रोक लगा दी है। साथ ही इन जातियों को एससी का सर्टिफिकेट भी जारी नहीं करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। राज्य सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं दिए जाने का निर्देश जारी किया था, जिसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस आशय का डायरेक्शन दिया गया है कि सभी जिलों में अधिकारियों को इस आशय का निर्देश दें कि उस नोटिफिकेशन के आधार पे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा। कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं और वो आगरा में मौजूद हैं। हम उनका रुख करते हैं। कृति, सरगर्मियां जाहिर तौर पर ज्यादा बढ़ रही होंगी। कल हमने देखा लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर सभी प्रमुख दलों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी। हालांकि तमाम देखने लायक बातें हैं। बीजेपी की लिस्ट में मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे नाम नहीं है। तो एसपी की लिस्ट में हम देख रहे हैं अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत तौर पर जिन्हें पसंद किया उनके ही नाम है। और कांग्रेस में जरूर देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी और बड़े नेता, खासतौर से प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली के बाहर प्रचार करती हैं या नहीं। तमाम चीजों के मद्देनजर किस तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश में अब चुनाव को लेकर, प्रचार को लेकर? जी हाँ प्रीति, चुनावी सरगर्मियां लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और स्टार कैंपेनर्स की लगभग सभी पार्टीज की लिस्ट भी आ गई है। प्रियंका गांधी किस तरह से प्रचार करेंगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आ रही है वो है पोस्टर, जहां प्रियंका और डिंपल एक साथ हैं और उसको कैप्शन दिया गया है, इस बार बजेगा महिलाओं का डंका। समाजवादी पार्टी लगातार नारा दे रही है कि इस बार हमारी सरकार। वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार बोल रही है कि नहीं चलेगी गुंडों की सरकार इस बार नहीं चलेगी। वहीं बसपा सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। अब स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आ गई है, कई इंपॉर्टेंट नेम कई पार्टीज में मिसिंग है। अब देखना है कि किस तरह से आगे ये सारे स्टार कैंपेनर्स डाली करते हैं और एक्सपेक्टेशंस है। इस वक्त मैं आगरा में मौजूद हूं कि सभी पार्टियां यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी और वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगी। जी प्रीति। बिल्कुल प्रीति, जैसा आप कह रही है पोस्टर तो साथ में आ गया है। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव का देखना होगा साथ में मंच कब साझा करते हैं प्रचार के लिए, इस पर जरूर नजरें हैं। और खासतौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव कब साथ में दिखाई देते हैं, इसका भी लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कल रात जारी की गई सूची में प्रभुलाल बहुगुणा, बालकिशन और राजेंद्र बाराकोटी का नाम भी शामिल है। इस तरह कांग्रेस अब कुल 70 उम्मीदवारों में से 68 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में 63 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची कल जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के अलावा कई मंत्रियों और नेताओं के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड में नामांकन 20 जनवरी को शुरू हुआ था और 27 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। प्रदेश में एक दौर में 15 फरवरी को मतदान होना है।
और आइए अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी, 20 लाख युवाओं को रोजगार और सस्ता अनाज जैसे कई बड़े वादे शामिल हैं। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कल इसे जारी किया। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य की बदहाली के लिए अकाली दल और बादल परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब में सत्तारूढ़ अकाली दल के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली और कर्ज माफी जैसे वादे इसमें शामिल हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना में से जारी करते हुए अमृतसर और मोहाली को आईटी हब बनाने और हर शहर में वाईफाई का वादा किया। सीवरेज, वाटर सप्लाई, कंप्लीट कंक्रीट गलीज एंड सोलर लाइट, कंप्लीट। We will make Punjab villages on power with urban sector. That is my now priority. अकाली दल के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को जगह मिली है उनमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार, मुफ्त प्रेशर कुकर, गैस स्टोव और गैस कनेक्शन, छोटे किसानों को हर साल 2 साल का ब्याज मुक्त कर्ज, 10 रुपए की दर से 5 किलो चीनी, 25 रुपए की दर से 2 किलो घी जैसे वादे शामिल हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खूब आलोचना की। इधर कांग्रेस ने अकाली दल के घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र की नकल बताया। वो तो हमारी बातें की हैं, जो हमने कहा है वही उठा के उन्हें कर दी। अगर ये बात करना चाहते हैं किसानों के लिए तो 10 साल से सो रहे थे क्या? वहीं राज्य के अबोहर में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। केंद्र में आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की सरकारें देखी होंगी, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। 2.5 वर्षों का समय हो गया, कोई भी व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारी दिल्ली की सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ। इस बीच चुनाव आयोग ने राज्य में पहली बार 5 विधानसभा क्षेत्रों में सर्विस वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाने का फैसला किया है। पहली बार हिस्ट्री में 423 इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट जो है जो सर्विस वोटर है उनके लिए अपलोड हो गया। अब वो उनके पास ओटीपी जाता है उनके मोबाइल पर, वो डाउनलोड करेंगे और प्रिंट करके अपना वोट कास्ट करके भेज देंगे। बीजेपी और कांग्रेस पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। बीजेपी ने छोटे किसानों को कर्ज माफी, गरीब परिवारों को घर देने समेत कई वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पानी, रोजगार और ड्रग्स को विशेष मुद्दा बनाया है। राज्य में 4 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया में फर्जी पत्र के सर्कुलेशन के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में पार्टी ने इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी एक पत्र जारी हुआ था जिसमें पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह के हवाले से पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की खराब हालत और कांग्रेस की मजबूती का जिक्र किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पंजाब में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए पंजाब में हैं। उन्होंने कल अबोहर में रैली की। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। आज वो पठानकोट में रैली करेंगे। और अब नजर गोवा पर। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने राज्य में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि चुनाव नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। इस वक्त मौजूद हैं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत जी। सर, चुनाव घोषणा हो गई है और 4 मुख्यमंत्री को 27 में से टिकट भी दी गई है, तो क्या कहना चाहते हैं कि सभी मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं? मुझे कौन दौड़ में है ये मालूम नहीं है। मेरा कहना है कि सबसे पहली पार्टी की जीत होनी चाहिए। सब लोगों ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
जिसके नसीब में मुख्यमंत्री पद है और पार्टी की लीडरशिप जो सोचती है आगे इलेक्शन के बाद सत्ता में आने का, वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या अहम मुद्दे लगता है आपको कि 2016 के जो चुनाव 17 का चुनाव है उसमें क्या क्या अहम मुद्दे आपको लगता है इस बार है गोवा विधानसभा? मुद्दे काफी है, मुद्दों की कमी नहीं है। बीजेपी की सरकार 2012 में जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने लोगों से वादे किए थे, हमको सत्ता दो, हम ये वादे निभाएंगे। मैं उनमें से 4-5 वादे बोलता हूं। सबसे पहला वादा था पेट्रोल के ऊपर का वैट हम 0% करेंगे। कैसीनो जो मांडवी रिवर में खड़े हैं, हमारा सरकार आने के बाद हम उन कैसीनो को मांडवी में डुबाएंगे। रीजनल प्लान जो हमारी सरकार ने बनाया था आरपी 2021 और बनाया था चार्ल्स कोरिया जैसे सुप्रसिद्ध जागतिक कीर्ति के आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करके जो प्लान हमने बनाया था, वो प्लान हमारा सरकार आया तो हम स्क्रैप करेंगे और नया प्लान बनाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो हमारा डिसीजन था, हमारी सरकार का डिसीजन था कि गोवा का गरीब का बेटा भी अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो उसे अंग्रेजी पढ़ने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसने हमने कहा था कि माँ बाप डिसाइड करेंगे कौन से मीडियम में मेरा बेटा जाएगा। बीजेपी का कहना है कि विकास बहुत करवाया। आज 5 साल हो गए, 5 साल में पेट्रोल का वैट जो पहले एक 8-10 दिन में उन्होंने 0% किया था, आज देखो लोगों को वादा करके चुन के आए थे हम 0% करेंगे, आज वो फिर से 20% हो गया है। अभी बोलते हैं कि हम पेट्रोल का प्राइस 60 के ऊपर गया तो कुछ करेंगे। मुझे लोगों को सब लोगों को फूल किया इन्होंने। शराबबंदी भी हो सकता है सर, आपको लगता है गोवा में आप लोगों को? क्योंकि आजकल केरला में भी लगाया था, बिहार में मुझे नहीं लगता है गोवा में ये विषय कभी भी डिस्कस करने को आता है या आएगा। मतलब इसकी जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये थे दिगंबर कामत साहब, जिनका मानना है कि इस बार जनता बीजेपी से परेशान है और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालकर कांग्रेस को सरकार में वापसी का मौका देगी। पंजिम से कैमरामैन MS सुरेश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। रविंद्र सिंह शोराण पंजी से समय हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। रविंद्र, आपने दिगंबर कामत से बात की, मुद्दे पूछे तो लंबी फेहरिस्त जरूर कामत साहब ने बताई, लेकिन लोगों के बीच आप इतना घूमे हैं, लोगों की जुबान पर इस समय क्या मुद्दे हैं? क्योंकि राजनेताओं के बीच हमें सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाने से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। लोगों के क्या मुद्दे हैं? जी प्रति, देखिए जहाँ तक जनता का सवाल है तो जो अहम मुद्दे जिनका समाधान जनता यहाँ पर चाह रही है, उनमें सबसे अहम है कि जिस तरीके से लोग यहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप को और स्पेशल स्टेटस की जो डिमांड कर रहे हैं गोवा प्रदेश के लिए, क्योंकि सबका यही कहना है कि जो गोवा के लोकल लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को किसी न किसी तरीके से खतरा फिलहाल उनको दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि इसका एक समाधान हो। जो और इससे जुड़ा हुआ एक केस भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको सीमित अधिकार दिए जाने चाहिए, लैंड खरीदने के, जमीन खरीदने के, उसके अलावा यहाँ पर रहने और बसने के लिए भी जिस तरीके से संविधान की धारा 371 है, अनुच्छेद 371 है, उसके तहत ये स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। इसमें सरकार, गोवा सरकार और केंद्र सरकार दोनों का साथ साथ काम करना जरूरी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आइडेंटिटी का क्राइसिस यहाँ पर गोवा पे लोग अपने आप को देख रहे हैं। इसके अलावा जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस पर लोगों की यहाँ पे बहुत रोजी रोटी निर्भर है। कसिनो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। कसिनो को तमाम राजनीतिक दल बंद करने की बात तो फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन कसिनो के माध्यम से करीब 10,000 लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। 200 करोड़ रुपया कसिनो हर साल यहाँ के एक्सचेकर को दे रहा है, गोवा के खजाने को। ऐसे में उसको बंद करना फिलहाल किसी सरकार के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि कसिनो की वजह से उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। जिनके पास कम पैसा है वो भी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कसिनो जाता है और सारा पैसा हार के वापस लौटता है। इन समस्याओं का समाधान के लिए गोवा की जनता ढूंढ रही है। तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो पहले ही दे चुकी है। उसके बाद 27 तारीख को बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो लेके आ रही है। ऐसे में सबको ये उम्मीद है कि कम से कम ये मैनिफेस्टो के तमाम जो वादे किए जा रहे हैं, वादे बहुत हैं, लेकिन कोशिश किया जाए। वादों को पूरा करने के लिए कार्य योजना क्या है, ये किसी दल की तरफ से गोवा में भी नजर नहीं आ रही। रविंद्र, कहा जा सकता है
बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीन इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और गोवा के बाद अब बात मणिपुर की। मणिपुर में संयुक्त नगर काउंसिल की आर्थिक नाकेबंदी के ऐलान के बीच चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में वोटरों के जागरूकता फैलाने के मकसद से चुनाव आयोग कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला में आयोग ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नाम से सबसे लंबा पोस्टर बनाने की पहल की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस लंबी कतार को देखिए, इस कतार में बच्चे हैं, विभिन्न तरह के बच्चे हैं, विभिन्न श्रेणी के बच्चे हैं और ये पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम याइफबी है, याइफबी चांदम। मैं एक द लॉन्गेस्ट पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले रही हूँ और इसका थीम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पीसफुल एंड एथिकल वोटिंग। मैंने पैसा बनाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन देखेंगे कि पैसे यूज नहीं किया जा रहा है और अल्कोहल ये सब वही बना रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में अभी आर्थिक नाकेबंदी का माहौल है। 4 और 8 मार्च को यहाँ चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी इसकी अधिसूचना नहीं जारी की गई है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है कि वो चुनाव को ठीक तरीके से संपन्न कराए और न सिर्फ ठीक तरीके से संपन्न कराए बल्कि ये भी सुनिश्चित करे कि लोग इसमें भागीदारी करें। और इसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोग समझें कि हाँ, राज्य में चुनाव का माहौल है। What are you doing here? Here, because we are, as a voter education program, we are trying to gather as many as possible students and young voters, so that we can give messages about Indian electoral democracy. कितना लंबा है ये? क्यों कितना? It's around 1.5 kilometer, right from the northern side up to the southern side of the Kangla perimeter. ऐसी पेंटिंग आयोजन कभी की गई है चुनाव आयोग द्वारा? I don't think it has ever been organized in any part of India, but I think it is the one of the unique painting competition organized in the state of Manipur. क्या आपको लगता है आर्थिक नाकेबंदी में जो लोग भाग ले रहे हैं उन पर भी असर पड़ेगा इसमें? हाँ, I think so. Actually, we will be able to convince these people to participate in the elections. तो चुनाव आयोग और राज्य मशीनरी का प्रयास यही है कि जो लोग आर्थिक नाकेबंदी से प्रभावित हैं या जो लोग आर्थिक नाकेबंदी को कर रहे हैं वे इस तरह का माहौल बनाएं ताकि चुनाव हो और चुनाव के माध्यम से जो नई सरकार बने वही सारी समस्याओं को दूर करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के इम्फाल से अखिलेश सुमन। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। ये 7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस मौके पर चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चला रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आयोग खास तौर पर युवा मतदाताओं को इससे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास बुलेटिन लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।